हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर एक और नाइट ड्राइव वीडियो में। और दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर दो यार 1K। बाकी हम कहानी में चल रहे थे जिम कॉर्बेट की बुक मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसमें हम कहानी पर तक पहुंचे थे कि अब जिम कॉर्बेट का कहना था कि वो कुछ घंटों के बाद जो तेंदुआ था वो शिकार करके चटवा पीपल की 14 मील की दूरी पार कर चुका होगा। अब ऐसे में उन्होंने रुद्रप्रयाग के पुल से ही खोज करने का जो निर्णय था वो ले लिया। अब इस पुल तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। जिम कॉर्बेट कह रहे हैं जो रुद्रप्रयाग में जो बना हुआ था इस पुल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। अब एक उत्तर से था, तो जो दूसरा रास्ता था वो दक्षिण से, और एक जो रास्ता था वो बीच रुद्रप्रयाग बाजार से था। अब इन तीनों रास्तों की सावधानीपूर्वक से जांच करने के बाद जिम कॉर्बेट ने पुल पार किया। यात्रा मार्ग था उसका आधा मील तक खोजबीन करने के बाद उस पगडंडी पर गए जिस पर 3 रात पहले उन्होंने तेंदुए के लिए एक बकरी रखी थी और उस तेंदुए ने वो बकरी मारी थी। अब उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाने के बाद तेंदुए ने नदी पार नहीं की थी। अब ऐसे में जिम कॉर्बेट दोनों पुलों को रात के समय बंद कर तेंदुए को अपनी तरफ ही सीमित रखने का जो डिसीजन था उन्होंने किया। अब ये तो खोजना सरल था ही। अब पुल के जो दोनों चौकीदार थे, पुल के बाएं किनारे वाला जो चौकीदार था वो पील पाई के बगल में ही रहते थे। अब उनका सहयोग मिलना ही था, इसलिए जो सफलता थी उसके चांसेस भी थे। अब करीब 30 मील में नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाले और नदी के जो दोनों तरफ संपर्क के जो 2 मात्र माध्यम थे, इन दोनों पुलों को बंद कर देना और जो वहाँ के लोगों के साथ एक बड़ी ज्यादती लग सकती थी, ऐसा उनका कहना था कि जो 30 मील क्षेत्र में नदी के किनारे जो दोनों किनारों को जो जोड़ने वाला जो पुल था, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो वहाँ के जो लोग थे उनके साथ ज्यादती हो सकती थी। लेकिन अब उनका कहना है कि दरअसल ऐसा नहीं था, क्योंकि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने तक तेंदुआ द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के दौरान इन पुलों से कोई व्यक्ति भी या कोई भी इंसान नहीं जाता या फिर गुजरता होगा। उनका कहना है कि अब ये बात ऐसा नहीं था, क्योंकि जो उनका जो कहना था कि जाति होने का मैटर में जो कहना था कि अगर जब तक सूरज डूबा नहीं और अगले दिन का सूरज उगा नहीं, तब तक इस पुल पे कोई भी इंसान गुजर नहीं सकता था, क्योंकि उस दौरान लेपर्ड ने जो तेंदुआ था मैन ईटर, उसने कर्फ्यू लगा रखा था। जनता ने या फिर किसी सरकार द्वारा ये कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। ये जो कर्फ्यू लगा था वो तेंदुए का जो कहर था, जो डर था, उसकी वजह से स्वतः ही ये कर्फ्यू लग गया था। अब ये जो पुल था वो 4 फुट चौड़े तोरण द्वारों पर खींचे थे। तोरण द्वार बोले तो दोस्तों जो झूला पुल होता है तो उसकी एक साइड वाला और जो सामने वाला जो साइड रहता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है एक तार से, तो उसका जो खम्भा रहता है वो बीच में गैप रहता है और एक मीनार टाइप का रहता है बना हुआ, तो उसे कहते हैं तोरण द्वार। अब इनका जो ऊपर का जो हिस्सा था वो मीनारनुमा ढांचा था, अब जिसके अंदर से पुल को थाम के रखने वाले लोहे के रस्से जो थे वो बाहर निकलते थे। अभी जो तोरण द्वार पर उन्होंने कांटे का झाड़ लगाकर उसे बंद कर दिया, और वहाँ की उनकी और जो जिम कॉर्बेट थे वहाँ उन्होंने उसकी चौकीदारी की, या फिर इस दौरान किसी भी इंसान को इस पुल को पार करने की जो अनुमति थी वो नहीं दी। अब आगे जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग पुल पर अलकनंदा के बाईं ओर की मीनार पर कुल मिलाकर 20 रातें गुजारी, और ये जो रातें कभी नहीं बुलाई जा सकती हैं उनके लिए। अब ये मीनार एक चट्टान पर बनी थी और उस 20 फुट ऊंची थी, उसकी जो हाइट थी वो 20 फीट ऊंची थी। अब इसके ऊपर हवा के कारण सपाट बना 4 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा एक मचान सा था। अब इस मचान तक पहुंचने के लिए 2 तरीके थे। एक तो वो था कि उन रस्सों के सहारे जो मीनार से करीब 50 फुट दूर पर एक पहाड़ी पर गाड़े हुए थे। तो दूसरा रास्ता ये था कि वो एक लकड़ी की सीढ़ी बनाकर उस मचान पर चढ़ सकते थे। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि जो रस्से पर बाहर से जो रस्से थे उसके बाहर पे काली और बहुत ही बदबूदार रंग की जो पुताई की थी जो हाथों पर चिपक रही थी, और उनके कपड़ों पे वो दाग, जो उनके कपड़ों पे उस काले रंग का जो दाग था वो एक स्थायी रूप से लग रहा था। स्थायी रूप का कहने का मतलब है कि जो दाग कभी ना निकल सकता था, वो उस तरीके का दाग लग रहा था। इसलिए उन्होंने लकड़ी की सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ने का जो था डिसीजन वो लिया। अब वो कह रहे हैं कि सीढ़ी 2 बड़े लट्ठों की बनी थी। अब उसके बीच की एक पतली लकड़ियों का जो ढीली ढाली बनी थी जो ढांचा रहता
आपने देखा होगा लकड़ी की सीढ़ी कैसे होती है। और अब ये जो सीढ़ी बनी हुई थी ये उस मचान से 4 फुट नीचे तक ही पहुंचती थी। अब इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर जिम कॉर्बेट मंच के चिकने जो उसका जो चिकना जो उसका सतह थी उस पर हथेली रख कर और अपने पैरों से जो कलाबाजी खाकर बड़ी मुश्किल से उस मचान पर पहुंच जा सकते थे। अब हिमालय के इस क्षेत्र की सभी जितनी भी नदियां थीं उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी और जिन घाटियों से ये बहती थी उनमें तेज़ हवा चलती है। अब जो सूरज उगते ही और डूबते समय अपनी दिशा बदल देती है। जो हवाएं हैं सूरज डूबते ही और सूरज उगते ही अपनी जो दिशा है बहने का जो उनका हवा का जो बहने की जो दिशा है वो बदल जाती है। अब दिन के समय पर ये हवा जो थी जिसे गढ़वाल में जाड़ू कहा जाता है। जिम कॉर्बेट ने यहाँ अपनी बुक में ये भी लिखा था कि जिसे जाड़ू कहा जाता है यानी कि ठंड। और जो दक्षिण की ओर से जो हवा बहती है लेकिन रात के समय ये उत्तर से बहने लगती है। अब जिम कॉर्बेट कहने कि जब वो मंच पर जो मचान थी उस पर पोजीशन लेते तब आमतौर पर हवा शांत होती, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे रात गिरती हवा थी वो चलनी शुरू हो जाती और आधी रात होते ही बहुत तेज़ हो जाती। अब मचान पर जो ऊपर जो मचान था उसका बना हुआ उस मचान को पकड़ने के लिए कुछ नहीं था और ज़मीन से पकड़ बनाए रखने का उनका जो था तरीका वो उसको ज़मीन से पकड़ कर रखते थे। और हवा के दबाव को जो कम करने के लिए जब वो लेटे होते तो 7 फुट नीचे चट्टान पर उड़कर गिर जाने का एक जोखिम बना रहता था उनके लिए। अब जहाँ से उछलकर बर्फ़ की तरह ठंडी अलकनंदा में ही गिरना शुरू हो जाती। अब 7 फुट नीचे नुकीली जो चट्टाने पर गिरने का उनको डर भी रहता था। अब लेकिन यह आश्चर्य की बात तो थी नहीं जब वो उस मचान से गिरने का डर लगा। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो केवल पानी से डरे और चट्टान से नहीं, क्योंकि हवा के कारण जो असुविधा के अलावा वहाँ बढ़ती जा रही चींटियों की संख्या से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब ये चींटियाँ उनके कपड़ों पे घुस जाती और उनकी त्वचा को नोच कर खा लेती। अब जिन 20 रातों में उन्होंने पुल की निगरानी की उस दौरान जिम कॉर्बेट की जो कह रहे हैं कि जिन 20 रातों को उन्होंने पुल की निगरानी करी उस दौरान उनके तरफ के किनारे पर कंटीली झाड़ नहीं रखी गई थी। अब और इस दौरान पुल केवल एक ही इंसान ने पार किया और वो था एक वो जो स्थान मतलब उनका कहना है कि जिस दौरान वो निगरानी कर रहे थे तो उस दौरान जिस साइड वो बैठे हुए थे वहाँ पे कोई भी कंटीली टाइप की जड़ें नहीं रखी थी। और उनका कहना है कि जिस दौरान वो निगरानी कर रहे थे उस दौरान उस पुल को केवल एक ही प्राणी ने यानी कि एक ही जीव ने पार किया था और वो था एक सियार। अब इस कहानी में अगली सीरीज है जादू यानी कि मैजिक। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि हर शाम जब वो पुल पर जाते तो उनके साथ 2 इंसान होते जो सीढ़ी लेकर आते और जो उन्हें मंच पर चढ़ाते, या फिर वो उन्हें उनकी राइफ़ल पकड़ने के बाद जो सीढ़ी थी उसको हटा देते। अब दूसरे दिन जैसे ही जिम कॉर्बेट पुल पर पहुँचे उन्हें एक आदमी दिखाई दिए जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था। अब उसके माथे और छाती पर कुछ चमक रहा था। अब उसके हाथ में 6 फुट लंबा चांदी का एक क्रॉस था और वो केदारनाथ से पुल की तरफ आ रहा था। जैसे वो पुल पर पहुंचा उस व्यक्ति ने घुटनों के बल वो जो इंसान था वो घुटनों के बल बैठा और उसने जो उसका क्रॉस था उसको अपने आगे किया और सिर झुकाया। कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रहने के बाद वो कुछ कदम और आगे बढ़ा, फिर उसने घुटनों के बल बैठा और फिर सिर झुकाया। जब तक उसने पुल पार नहीं कर लिया थोड़ी देर बाद वो वैसे ही करता रहा, घुटनों के बल बैठता और सिर झुकाता और अपने आगे क्रॉस रखता। अब जिम कॉर्बेट कहने कि जैसे ही वो इंसान उनके सामने से गुजरा उसने उनसे हेलो हाय करने के लिए हाथ उठाया। अब जिम कॉर्बेट कहने जैसे कि वो प्रार्थना में डूबा हुआ सा दिखाई दे रहा था इसलिए उन्होंने उससे बात नहीं की। अब जो चमकीली जो वस्तु थी उसके सिर पर और या फिर उसकी छाती पर उन्हें दिखाई दी थी वो चांदी का क्रॉस ही था। अब इस अद्भुत और अजनबी इंसान के बारे में उनके जो जिम कॉर्बेट के लोग थे
उसमें भी उनका इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई किस तरीके से ये जो उसका व्यवहार है कर रहा है। और जब उसे रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ एक खड़ी पगडंडी पर चढ़ते हुए देख कर उन्होंने जिम कॉर्बेट से पूछा कि वो कैसा आदमी था और कहाँ से आया होगा। ये साफ था कि वो ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म का था, और क्योंकि जिम कॉर्बेट उसे बोलते हुए नहीं सुनना था, क्योंकि जिम कॉर्बेट उसे बोलते हुए नहीं सुना था। अब उसके लंबे बाल या फिर कहे तो काली और घनी दाढ़ी और उसके जो नए नक्शे से उन्होंने अनुमान लगाया कि वो उत्तरी भारत से आया हुआ होगा। अब दूसरी सुबह वो सीढ़ी के सारे मचान से नीचे उतरे और निरीक्षण बंगले की तरफ जा रहे थे। अब वो यहाँ से जिम कॉर्बेट कहने कि अब वो यहाँ से सुबह तभी गुजरते थे जब आसपास के गांव में आदमखोर की खबर लेने नहीं जा रहे होते थे। अब उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद कपड़े वाला जो आदमी था वो सड़क के नज़दीक बड़े और एक प्लेन पत्थर पर खड़ा होकर नदी का जो था उसका जायज़ा ले रहा था। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि अब जैसे वो वहाँ पहुँचने पर वो पत्थर से हट गया था। अब जैसे जिम कॉर्बेट उसके पास पहुँचे तो वो पत्थर से हट गया और उसने जिम कॉर्बेट को नमस्कार किया। अब जिम कॉर्बेट ने जब उनसे पूछा, उस इंसान से पूछा कि वो यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं, तो उसने बताया कि वो दूर देश से गढ़वाल के लोगों को उस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाने आए हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। अब उनका ये कहना है कि जो प्रेत आत्मा, मैंने आपसे पिछले अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो वहाँ पे उस दौरान रुद्रप्रयाग के लोग उसको आदमखोर तेंदुए को कोई जानवर नहीं समझते थे, वो उसे एक प्रेत आत्मा ही समझते थे। तो वही जो इंसान था जो सफ़ेद कपड़ों में था, वो इंसान कह रहा है कि मैं रुद्रप्रयाग इस गढ़वाल वालों को उस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाने आया हूँ। अब जब जिम कॉर्बेट ने पूछा कि वो इस काम को किस तरह से अंजाम देंगे, तो उस इंसान ने बताया कि वो तेंदुए को, जो तेंदुआ है उसका एक पुतला बनाएंगे और प्रार्थना के द्वारा उसमें प्रेत आत्मा को प्रविष्ट करने के बाद पुतले को, जो पुतला उसको गंगा में बहा देगा। अब नदी उसे समुद्र तक बहा कर ले जाएगी जहाँ से वो फिर कभी भी नहीं लौटेगा, और जो मानव मात्र का जितने भी है मानव लोग, इंसान लोग, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब हालांकि उस व्यक्ति, जिम कॉर्बेट कहेंगे, हालांकि उस व्यक्ति द्वारा अपने लिए इस काम को पूरा करने की उसकी क्षमता पर उन्हें जो डाउट सा था, लेकिन उसके विश्वास और उसके उद्यम की दाद दिए बिना वो नहीं रह सकते थे। अब हर सुबह जिम कॉर्बेट कहने कि हर सुबह उनके मंच से नीचे उतरने से पहले वो वहाँ पहुँच जाता, और जब शाम को लौटता तो उसे फटे हुए बांस धागे या फिर कागज़ और सस्ते रंगीन कपड़ों से जो तेंदुआ है उसका पुतला बनाते हुए देखते। अब पुतला बनकर तैयार होने को ही था कि एक रोज़ भारी बारिश लिए अधड़ आया और सारे ढांचे को तितर बितर कर गया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। उसने दूसरी सुबह अपनी आदत के मुताबिक गुनगुनाते हुए खुशी खुशी फिर काम शुरू कर दिया, जो पुतला बनाने का जो काम था। अब वो महान दिन आ चुका था जब घोड़े के आकार का पुतला बनकर तैयार हो गया। अब उसकी शक्ल दुनिया के किसी परिचित जानवर से नहीं मिलती थी। वो बनाने वाले ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया था। अब उन पर्वतीय लोगों में ऐसा कौन है जिसने तहे दिल से, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि पर्वतीय लोगों में ऐसा कौन है जिसने तहे दिल से खेल तमाशों में भाग लेते हुए मज़ा नहीं आता होगा। अब जब ये पुतला एक लंबे खंभे पर बांधकर नीचे ढलान से होते हुए बलुई नदी किनारे पर ले गया। अब इसके इर्द गिर्द 100 जो अंगरक्षकों की भीड़ थी। अब बहुत से लोग ढोल और लंबे भंकोर बजा रहे थे। अब भंकोर दोस्तों एक वाद्य यंत्र होता है, गढ़वाल में भंकोर बोलते हैं उसे। अब नदी के किनारे पर पुतले को खंभे से अलग किया गया। अब जैसे सफ़ेद कपड़ों वाला जो आदमी था, जिसकी पगड़ी और छाती पर चांदी के क्रॉस थे और हाथों में भी 6 फुट लंबा क्रॉस था, रेत पर घुटनों के बल बैठा हुआ इंसान। अब उसने प्रार्थना करके प्रेत आत्मा को अपने हस्तलिप के अंदर प्रविष्ट कराया और ढोल और भंकोरों की आवाज़ के बीच पुतले को गंगा में बहा दिया। अब समुद्र तक उसके मार्ग को
रोकने या प्रशस्त करने के लिए मिठाई और फूल नदी को भेंट कर दिए। अब दूसरी सुबह वो परिचित आकृति चट्टान पर नहीं थी, जो सफ़ेद कपड़ों वाला जो इंसान था। अब जब उन्होंने नदी में जब वो जिम कॉर्बेट सुबह का स्नान करने जा रहे थे नदी किनारे, तो कुछ लोगों से जिम कॉर्बेट ने पूछा कि वो उन्हें सफ़ेद कपड़ों वाला दोस्त कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। तो उन्होंने जवाब दिया, कौन बता सकता है साधु कहाँ से आया है, और कौन यह पूछने की हिम्मत कर सकता है कि वो कहाँ जा रहा है। अब जो लोग उस इंसान को साधु बता रहे थे, उसके माथे पर चंदन का तिलक था, और अन्य जिन्होंने पुतले को विसर्जन समारोह में भाग लिया था वो भी हिंदू थे। अब भारत में जहाँ किसी पासपोर्ट या फिर जो वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं है उस दौरान, और धर्म बहुत अर्थ रखता है उनके लिए, तो उन कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने काला पानी पर पार किया होगा, और अन्य लोगों के बीच से कोई भी व्यक्ति भगवे कलर का कपड़ा पहनकर या हाथ में भिक्षा कटोरा लिए हुए या फिर पगड़ी और सीने पर चांदी का क्रॉस लगाए खैबर के दर्रे से कन्याकुमारी तक बेरोक टोक जा सकता है। अब कोई भी उसकी यात्रा का उद्देश्य या फिर उसके जो जाने का जो गंतव्य है उसके बारे में नहीं पूछेगा। अब दोस्तों इससे आगे की जो सीरीज़ होगी वो होगा तेंदुए से बाल बाल बचे। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसके आगे मैंने 5-6 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये वाला पार्ट भी देख लेना, और मैंने इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।